हेलो एवरीवन। सो हम लोग का लास्ट क्लास में ना गिव रीजंस रह गया था। हम लोग का ना जुलाई सॉरी मार्च 2020 में दो ही क्वेश्चंस बचा है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी वाला, ये एक क्वेश्चन है। और आई गेस एक सेकेंड, और ये वाला एक क्वेश्चन है। जहां तक ये आप लोग सॉल्व कर भी सकते हो बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो लेकिन ये हम लोग सेपरेटली डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। सो हम लोग अभी बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द गिव रीजन यहाँ पे। सो देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जगह जगह पे चेंज होता हो जाता है इवन दो हमारा मास कांस्टेंट रहता है। तो देखो, वेट जो होता है ना वो एक टाइप ऑफ फोर्स होता है। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। और वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। अलग अलग जगह पे वैल्यू ऑफ जी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हर जगह पे अलग अलग आता है। इसका प्रॉपर आंसर कैसा फ्रेम करना है मैं भी आपको रीड करके बताती हूँ। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन इतनी ही होने वाली है। ठीक है, जस्ट मिनट। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि weight changes from place to place because it depends on gravity. Weight of an object is given by mass into gravity। देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ, यहाँ पे W जो कि आपका वेट होता है दैट इज इक्वल्स टू M मतलब आपका मास और G मतलब ग्रेविटी। तो इसके ऊपर आपका वेट डिपेंड करता है। बिकॉज आपका मास कांस्टेंट है लेकिन आपका जो G की वैल्यू है वो जगह जगह पे चेंज हो रही है, इसीलिए आपका वेट चेंज हो रहा है। ठीक है। सो मास इज यूनिवर्सली कांस्टेंट, मतलब किसी भी चीज का मास जो है वो हर जगह सेम होगा, यूनिवर्सली कांस्टेंट। हेंस वेट वेरीज बिकॉज ग्रेविटी वेरीज। वेट क्यों बदलता है? बिकॉज जो जी की वैल्यू है वो बार बार बदलती है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सेकेंड। The value of gravity changes along the surface of Earth, changes with height and changes with depth। ये क्या बोल रहे हैं? जी की वैल्यू हाइट से चेंज होती है। हमारे अर्थ के, आपको पता है अगर आपने किसी भी कोई सब्सटेंस है उसको आपने पोल पे रखा तो उसका वेट अलग आएगा। अगर आप लोग ने उसको इक्वेटर पे रखा तो उसका वेट अलग आएगा। तो पोल के ऊपर वेट कम आएगा, इक्वेटर पे वेट ज्यादा आएगा। बिकॉज क्यों? पोल के ऊपर आर की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ फिर से विद द हेल्प ऑफ माई व्हाइट बोर्ड। देखो, है ना। और मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार। एक अरे एक सेकंड। तो अगर आप लोग यहाँ पे, मैं एक लाइन बनाना चाहती हूँ। हाँ, नहीं बन रहा है। एक सेकेंड। ये एक हो गया, एक और सेंटर से नीचे आ गया लेकिन समझो सेंटर ही है ये। एक मिनट। ठीक है। सो ये जो आर है, एक मिनट, ये आर और ये आर में फर्क है। देखो,
जो इक्वेटर से आपको रेडियस मिल रहा है, ये वाला रेडियस, जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर ये वैल्यू कम है, आर की वैल्यू अगर कम है, तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर। और इस केस के अंदर आप लोग अगर देखिए, आर की वैल्यू ज्यादा है, अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, जी, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इससे आपको जी की वैल्यू मिल रही है। तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो वेट आएगा वो पोल्स पे एम जी होता है, राइट, वेट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो पोल्स पे जी की वैल्यू कम होने की वजह से वेट कम आएगा, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से वेट ज्यादा आएगा। इवन दो मास हमारा सेम ही है, लेकिन वेट में चेंजेस आ रहा है। आपको पूछते एग्जाम के अंदर कि वेट कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल्स पे ज्यादा होगा या इक्वेटर पे ज्यादा होगा? तो आपका जो वेट है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी पोल्स के ऊपर क्या होती है? कम होती है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन दो द मास इज कांस्टेंट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, एंड इफ द वैल्यू ऑफ जी विल चेंज, द वैल्यू ऑफ वेट विल आल्सो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? स्टार ट्विंकल बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स। हम लोग को स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, हमको दिख रहा है, लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि प्लैनेट भी ट्विंकल कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको वापस चेंज करके दिखाती हूँ। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। जो आपके एयर को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब कोई भी लाइट पास करेगी वो मीडियम से, तो लाइट को कितना बेंड करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होते जाता है, बिकॉज देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि, आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो हमारा आसपास का एयर है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एयर है उसमें कितने पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है। सो एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बार बार चेंज हो रही है। इसीलिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, this is because of the motion of the atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this change, the position and brightness of the star keep changing continuously, and stars appear to be twinkling. देखो स्टार ना रियल में कोई ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। To be very very honest, star is not twinkling. आपको ना स्टार का पोजीशन बहुत सारा अलग अलग दिखता है ना, इस वजह से ऐसा लगता है कि वो जगमगा रहे हैं, लेकिन वो जगमगा नहीं रहे हैं, ठीक है। सो देखो मैं पढ़ती हूँ आप लोग के लिए वो लाइन फिर से। बिकॉज ऑफ दिस चेंज, द पोजिशन एंड द ब्राइटनिंग ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, एंड द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। स्टार रियल में ट्विंकल कर रहा है क्या? नहीं, हमें ऐसा लगता है दैट इट इज ट्विंकलिंग, बट इट इज नॉट। planets are much close to us as compared to stars. Planets हमारे बहुत ज्यादा करीब है as compared to stars. एक सेकेंड। They therefore do not appear as a point source, but appear as a collection of points. आपको कभी ऐसा दिखा है प्लैनेट एक पॉइंट की तरह दिख रहा है? आप लोग को नहीं, प्लैनेट काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए उसका पोजीशन ज्यादा चेंज होते हुए हमको दिखाई देता नहीं है, और इसीलिए वो ट्विंकल करते हुए भी हमको दिखाई देता नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, ये काफी अजीब सा पॉइंट लग रहा है आप लोग को, लेकिन दिस इज ट्रू। क्योंकि ये प्लैनेट जो होता है काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो उसका पोजीशन अगर हल्का फुल्का चेंज होता हुआ दिखा भी, तो आपको ट्विंकल करते हुए कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो स्टार है वो आपसे काफी ज्यादा दूर है। वो एकदम डॉट की तरह दिखता है आपको, और उसका पोजीशन भी ना प्रॉपरली दिखता नहीं है आप लोग को। अलग 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 जो ट्विंकल दिख रहा है ना, वो आपका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टार दिख रहा है आप लोग को। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, लेकिन रियल में स्टार ट्विंकल कर रहा नहीं है।
ठीक है। देखो, planets are much closer to us as compared to stars. They therefore do not appear us as a point source, but appear us as a collection of point source. Because of changes in the atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of the individual point source changes, but average position and total average brightness remains unchanged, and that is why planets do not twinkle. आपको मैं इसका ये वाला आंसर भेज दूंगी। खुद भी अगर एक बार रीड करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इवन मतलब मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे समझ रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट द बेस्ट वे इन द वर्ड्स। जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको मैं प्रॉपरली नहीं समझा पा रही। आई आई जस्ट वांट कि आप लोग इसको एक बार रीड करो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। मतलब क्या? जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सबकी वैलेंसी सेम होती है। रीजन क्या है इसका? देखो, द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वो लोग क्या बोल रहे हैं? किसी भी एटम का जो वैलेंसी है वो किससे आता है? कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड ना। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, Na। ठीक है, Na इज सोडियम। 2,8, एक सेकेंड, 2,8,1 इसका नंबर है। आप बैलेंस कैसे निकालते हो? अब सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख के निकालते हो। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देख के आप लोग बैलेंस ही निकालते हो, बिकॉज देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? वैलेंसी कितनी है इसकी? 1 है। ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग अगर ग्रुप को देखोगे, तो ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या आती है? सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पीरियड नंबर 13। पीरियड नंबर 13 के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसके लिए उसकी वैलेंसी भी कितनी आई? 3 आई। फॉर एग्जाम्पल पीरियड नंबर 17। पीरियड नंबर 17 के आउटर मोस्ट शेल में सारे एटम्स के अंदर, सारे एलिमेंट्स में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी आई? 1 आई। बिकॉज देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ क्लोरीन का। ठीक है। 2,8,7। ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल फ्लोरीन का। 2,7। ये दोनों भी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 इसको बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में, दोनों ही एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए खुद की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों की वैलेंसी कितनी आई? 1 आई। तो आप लोग वैलेंसी कैसे बताते हो? आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के वैलेंसी बताते हो, और किसी ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और वैलेंसी में फर्क होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं या कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, ताकि सामने वाला स्टेबल हो जाए। ठीक है। वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को दे के स्टेबल हो सकता है। ठीक है। तो जब हम लोग ग्रुप में आगे आगे बढ़ते हैं, ग्रुप के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है हर एलिमेंट का। इसी वजह से आपकी वैलेंसी भी क्या आती है? सेम आती है। ठीक है। लेट मी रीड इट फॉर यू। तो देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट
is determined by the number of valence electron in the outermost shell of an atom of an element. All the elements in a group have same number of valence electron. Therefore, elements in the same group should have same valency. आपको एग्जाम्पल वगैरह दिए वो आप लोग खुद से लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी आती है? 1 आती है. या तो आप लोग लिख सकते हो ग्रुप नंबर 16 में सारे ही एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इनकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रुप नंबर 16 लेते हो. मैं आई टेक टेक्स्ट बुक करनी ना. एक मिनट. और कोई टेक्स्ट बुक है? अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान में बताओ मुझे please. तो 2 मिनट. हाँ, सो अगर आप लोग 16 ग्रुप देखते हो, ठीक है, 16 ग्रुप के अंदर आप लोग ऑक्सीजन ले लो, आप लोग सल्फर ले लो, आप सेलेनियम ले लो. इस सबके अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलेगा. और 6 इलेक्ट्रॉन को अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन और दिया तब जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी आती है? 2 आती है सारे एलिमेंट्स के लिए. आपको मैं ना ऑक्सीजन और सल्फर करके दिखाती हूँ एक बार, ठीक है? एक सेकंड रुको. देखो, ऑक्सीजन 8, सल्फर 16. ठीक है. सो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 6 आएगा. सल्फर का कितना आएगा? 2, 8, 6 आएगा. दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन और लाओगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और लेके आओगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आई? 2 आई. इसकी वैलेंसी कितनी आई? 2 आई. क्या ये दोनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं? क्या द आंसर इज यस. इसीलिए आपका गिव रीजन में क्या आएगा कि हर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है. और वैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. इसी वजह से हर ग्रुप के हर एलिमेंट का जो बैलेंस ही आता है वो सेम आता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो गिव रीजन था वो कंप्लीट होता है. अब हम लोग 1 सेकेंड. अब हम लोग जुलाई 2020 का पेपर डिस्कस करने के लिए प्रॉपरली रेडी है. इसके पहले आई विल जस्ट टेक अ 2 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट इट अगेन. ओके. 1 मिनट.
यस, तो हम लोग आगे का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट। जीरो होगा। ठीक है। सो जुलाई 2020 ये वाला पेपर हम लोग कर रहे हैं। सो द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी डैश। देखो, आपके अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगी, तभी जाके वो ये इस अर्थ से एस्केप कर पाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11.2 किलोमीटर। ठीक है। एक मिनट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ the melting point of pure ethanoic acid is dash. The melting point of pure ethanoic acid is 17 degree Celsius. 17 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड। हमने पिछला कुछ लेक्चर्स किया था, उसमें हमने इथेनॉइक एसिड को स्टडी किया था। उसमें लिखा हुआ था ये क्लियरली कि 17 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड। ठीक है। इसके आगे the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called as dash. रिफ्लेक्शन होता है क्या? नो। रिफ्रैक्शन होता है क्या? नो। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। अभी ये कोई सरफेस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी है, तो वही वही एंगल से वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसको आप लोग क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अभी ये एक लाइट है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये मीडियम फॉर एग्जांपल रेयर है, और ये मीडियम डेंस है। सो मीडियम के चेंज होने पर जो लाइट है वो क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है? तो किसी एक मीडियम से पास होने के बाद लाइट अपने अपने कंपोनेंट में अगर अलग अलग हो जाती है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? डिस्पर्जन। द प्रोसेस ऑफ separation of light into its component color while it is passing through a medium is called as dispersion. इसका आंसर क्या आएगा? dispersion. I will explain the concept from the textbook as well. 1 minute. The process of separation of light into its component color while passing through a medium is called as dispersion of light. ठीक है। देखो, hold the plastic scale in your compass in the front of your eye and see it through while turning it slowly. You will see light rays divided into different colors. These colors appear in the following order: pure, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. You know that light is a dash. Light is the electromagnetic radiation. Wavelength is an important property of radiation. रेडिएशन का important property क्या होता है आपका? वेवलेंथ होता है, ये याद रखना। The wavelength of the radiation to which our eyes are sensitive is between 400 to 700 नैनोमीटर। मतलब अगर कोई रेडिएशन का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो आपकी आईज को विजिबल होता है। दैट कम्स अंडर विजिबल स्पेक्ट्रम। इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर। हर एक अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग कलर होता है, मेंशन अबव। द रेड लाइट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज 700 nanometer, while violet light has smallest wavelength close to 400 nanometer. ठीक है। in vacuum the velocity in vacuum the velocity of light rays of all the frequency is the same। मतलब वैक्यूम में जो लाइट है
वो सेम स्पीड से ही मूव करेगा, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। बट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब ये वाला वो आप मार्क करो कि देखो, आपके लाइट की क्या वेलोसिटी होगी किसी मीडियम में। मीडियम क्या होता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो किस पर डिपेंड करता है कि आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ, जो आपकी लाइट की वेलोसिटी है, वो वैक्यूम में कैसी रहती है? सेम रहती है, चाहे वो क्या भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, सब क्या रहने वाली है? सेम होने वाली है। लेकिन अगर वो लाइट मीडियम के अंदर एक बार एंटर कर जाती है, तो उसके अंदर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो डिपेंड करेगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइट का वेलोसिटी डिपेंड करने वाला है। क्लियर? फिर से एक बार समझाओ। देखो, वैक्यूम में लाइट का फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सब लाइट की स्पीड सेम होगी। लेकिन एक बार वो लाइट मीडियम में एंटर कर गया, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, क्या कुछ भी हो, वो लाइट की वेलोसिटी लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है? Therefore, the refractive index of a medium is different for different colors. इसका मतलब क्या है? अलग अलग कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो अलग अलग होता है। अब देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट को बेंड करने की ताकत। तो अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो उस मीडियम में आने के बाद में उसकी बेंड करने की ताकत भी अलग होगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, इधर आ जाओ। ये है, एक सेकेंड। थोड़ा सा मैनुअल हो नहीं पा रहा है। समझो, इसको फिल कर लेते हैं विथ सम कलर। समझो, ये आपका ग्लास है। ठीक है? अब यहाँ से ना इस ग्लास के ऊपर एक लाइट आ रही है। ये समझो एक लाइट आई इस ग्लास पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ये लाइट आई, ठीक है, व्हाइट लाइट आई। अब इस व्हाइट लाइट के अंदर ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, राइट? तो जब ये इस ग्लास को पास करेगी, तब लाइट का स्पीड सेम होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट का मिक्सचर है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका लाइट क्या शो करेगा? बेंडिंग शो करेगा। ठीक है? सो आपका जो ये लाइट है, ये अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी बेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर रेड लाइट मिक्स होगा, सो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो वो अलग बेंड हो जाएगा। देखो यार, एक मिनट, हाँ। वो अलग बेंड हो जाएगा, ब्लू लाइट अलग बेंड हो जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी वो बेंडिंग होने वाली है। 1 मिनट, अब मैं यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 मिनट।